Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Forward Studies. My name is अंकित लीला सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश के केवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का फिफ्थ वीडियो। लेकिन आज हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन पेपर को इंक्लूड किया है, क्योंकि आप इस बात को जानते हो कि जो केवीएस का ओल्ड पैटर्न था उस पर 10 क्वेश्चंस आया करते थे इंग्लिश के एक पेपर में। तो हमने केवीएस पीआरटी के क्वेश्चंस और ये केवीएस के जो वाइस प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हैं, इन दोनों पेपर को हमने क्या किया, मर्ज करके एक ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किया है और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपने कितना स्कोर किया है वो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सो सीखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए आज की क्लास में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और उस फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ये आपको कुछ गिवन वर्ड है फैक्ट, और आपको क्या करना है, इस फैक्ट का जो एंटोनियम है, अपोजिट वर्ड है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट का क्या मतलब होता है। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। फैक्ट एक बहुत ही ऑर्डिनरी वर्ड है जो इसका मतलब आप सभी जानते होंगे। हमेशा थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में बोलूँ तो आप बोल सकते हो कि समथिंग इज known to exist or had happened। कि कोई चीज़ जो कि एग्जिस्ट करती है, फैक्ट है, सच्चाई, तथ्य, या फिर कभी हुई थी, यानी जिसको हम झुठला नहीं सकते, यस और नो। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फैक्ट बोलेंगे, उसको फैक्ट कहा जाता है। और देखिए गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा एंटोनियम क्या होगा गाइज। तो देखिए आप बोलेंगे सर इसका एंटोनियम तो बहुत ईजी है और इसका एंटोनियम क्या होगा, लाई, झूठ, यस और नो। सो गाइज ये तो हो गया फैक्ट का एंटोनियम लाई। लेकिन हमारे पास बाकी जो बचे हुए ऑप्शन तीन है, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि इनकी मीनिंग पता चल जाए, क्योंकि हो सकता है इन पे बेस्ड सिनोनियम एंटोनियम आपके एग्जाम में पूछा जाए। फिक्शन की बात की जाए तो फिक्शन का मतलब गाइज क्या होता है, एक बार आप बताने की कोशिश करेंगे तो आप बोलोगे सर कि फिक्शन का जो मतलब होता है, तो जैसे कि मूवीज होती हैं, नॉवेल्स होती हैं, तो उसमें कुछ स्टोरी कैसी होती हैं। आप बोलेंगे सर कुछ स्टोरीज, कुछ मूवीज होती हैं इन्वेंटेड। तो इन्वेंटेड स्टोरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्शन बोलते हैं, फिक्शनल स्टोरीज बोलते हैं। इमेजिनेशन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे सर इमेजिनेशन का जो मतलब होता है कि समथिंग दैट इज नॉट रियल, जिसको हमने विच इज क्रिएटेड बाय आवर मेंटल क्रिएटिविटी। ठीक है, जब हमने मन से मनगढ़ंत स्टोरीज जो होती हैं हमारी, जो हमारी मेंटल क्रिएटिविटी की वजह से जो हम स्टोरी क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इमेजिनेशन कहा जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, रियलिटी होगी। रियलिटी क्या होती है, आप सभी इस बात को जानते हैं, जो कि एग्जिस्ट करती है, यस और नो। सो गाइस ये फर्स्ट क्वेश्चन था और इसमें दो शब्द अच्छे थे। एक तो हमारा ये फैक्ट का जो ये फैक्ट वर्ड हो गया और दूसरा फिक्शन था। फिक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सेकंड वाला जो है, इसके अंदर आपको क्या करना है, फिल अप करना है। सो आप देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इज वांटिंग, वाज वांटिंग, वर वांटिंग और वांट्स, यस और नो। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं कराऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कुछ वर्ब्स होती हैं ना, उनको, उस वर्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला, स्टैटिक वर्ब्स। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे सर स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, इसके बारे में तो हमने नहीं सुना। हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में सुना है, मेन वर्ब के बारे में सुना है, लेकिन स्टैटिक वर्ब के बारे में हमने बिल्कुल भी नहीं सुना है। यस, तो ऐसा कुछ है तो नहीं, बोलिए। सो गाइस से चलो फिर मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन पे जो है जो हमारे कॉन्टिन्यूअस सेक्शन लागू नहीं होते, उनको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक वर्ड बोलेंगे। उसमें कैसे वर्ड आ गए, जैसे मैं उनकी मेन कैटेगरी बना दूं तो वो हो गया हमारी फीलिंग। फीलिंग हो गया, जैसे कि आप किसी को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक करते हैं। जैसे फीलिंग के अलावा लाइक, हेट, इसके अलावा लाइक बोल सकते हो, हेट बोल सकते हो, विश एंड लव, ये सब हमारी फीलिंग्स हैं। तो ये जो जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं सब स्टैटिक होती हैं। और इसके अलावा आप सेंसेस की बात करें हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, सेंसेस क्या होते हैं हमारे। अब बोलोगे सर सेंसेस हो गए अपीयर, अपीयर, फील, हियर, स्मेल, साउंड, टेस्ट। इसके अलावा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, एक आप ये समझ सकते हैं कि हम जो हमारे पोजीशंस होते हैं, पोजीशंस के लिए हैव जो वर्ड यूज किया जाता है, तो ये सारे अपने स्टैटिक वर्ब में आते हैं। और एक बात आपको समझना है मित्रों, कि जो स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, स्टैटिक वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं की जाती है। कुछ स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी, मैं अभी बता दूंगा।
लेकिन वो स्पेशल केस में होता है। जनरल केस में स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। तो ये सारे जो है हमारे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या होगा? वांट्स होगा, क्योंकि आप इस बात को जानते हो। क्या बोला गया था? हेड मास्टर। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले मैंने आपको एक बात सिखाई है कि एरर के क्वेश्चन हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हो, कि जो सबसे जो पहला स्टेप है जिसपे आपको काम करना है वो क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का एग्रीमेंट चेक करना है। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब का एग्रीमेंट क्या होगा? वो भी सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग वांट्स होना चाहिए, क्योंकि ये करेक्ट है। बाकी अगर हम बात करें तो वर्ब को तो कंसीडर हम करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तो प्लूरल है। इज और वॉज था। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो स्टैटिक वर्ब्स होंगे उनके साथ आईएनजी फॉर्म उनकी नहीं बनती। और ये हमारी क्या है? वांट जो है हमारी फीलिंग है या नहीं है? यस और नो? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो यस सर, वांट हमारी फीलिंग, हम चाहते हैं हमारी। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन से आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारा? वांट्स हो गया। अगर यहाँ पे वांट्स की जगह पे, वांट्स की जगह पे वांटेड होता कि आई वांटेड, राइट, तो भी उसको हम करेक्ट मानते हैं, राइट। तो वहाँ पे बस सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है कि अभी ये प्रेजेंट में बोल रहा है, वो पास्ट में होता। ओके, सो गाइज वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट? ही डैश फॉर 5 आवर्स। अगर आपको फिलिप्स को टैकल करना है ना, तो फिलिप्स को टैकल करने की जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि सबसे पहले आप ऑप्शन रीड करेंगे। हैज बीन स्लीपिंग, मस्ट हैड बीन स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग या हैड स्लीपिंग, राइट। और जो आप फिलिप्स के ऑप्शंस रीड करेंगे तो फिलिप्स के जो ऑप्शंस होंगे वो दो ही चीज़ पे होंगे। किस चीज़ पे होंगे? या तो ग्रामर पे होगा या वोकैबुलरी पे होगा। यस और नो? तो ये सारे ऑप्शन ऑप्शन जो हमारे ग्रामर पे हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या चेक करना है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें आएगी, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे ही चलना है। सो गाइज ही हैज़ बीन स्लीपिंग। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक हिंट है कि हमें ये बोला गया 5 आवर्स, यानी सिंस और फोर का यूज़ करके, सिंस और फोर का यूज़ करने के बाद जब कोई टाइम वर्ड दे दिया जाता है तो आप इस बात को समझ जाते हो कि सर ये जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए। आप बोलेंगे क्या इसमें जो ये हमारा जो ऑप्शन थर्ड है, क्या इसके अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? बोलोगे आप नहीं सर, इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये भी नहीं है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं है, तो ये भी ऑप्शन से आउट हो जाएगा। मस्ट हैड बीन स्लीपिंग और हैज बीन स्लीपिंग। देखिए हैड बीन के साथ मस्ट नहीं लगता, तो ये भी ऑप्शन से आउट हो गया। तो हैज बीन स्लीपिंग ये करेक्ट आंसर है। और आप इसमें देखेंगे क्या, आप इसमें एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि हैज बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स ये बनता है। और इसका मतलब क्या होता है कि वो 5 घंटे से सो रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और गाइस ये जो क्वेश्चन फोर्थ पे हम आ चुके हैं, और आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको आपको क्या करना है? इंप्रूव करके लिखना है। और हमें इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है, राइट। सो गाइस लिखा है आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर। कि भाई कोई आपको डिनर पे बुला रहा है, राइट। तो ये बोलता है कि भाई मुझे काफ़ी खुशी होगी ये जो आपने डिनर पे इनविटेशन दिया है इसको एक्सेप्ट करते हुए, एक्सेप्ट करके, राइट। सो तो ये बात तो सही है कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सेल नहीं आता, राइट। सेल नहीं आता तो सेल को हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको गलत है तो इंप्रूव तो करना पड़ेगा। ऑप्शन रीड कर लेते हैं। कांट हैव मच प्लेजर। अब कांट हैव मच प्लेजर ये क्यों? जब कोई अगर आपको डिनर पे इनवाइट कर रहा है तो ऑब्वियसली खुशी होगी। और आप ऐसे स्टेटमेंट को खुद से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। यस सर नो? जब तक कि कोई ऐसी चीज़ ना दी हो, जैसे बट गिवन होता है या कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो स्पीकर या लिसनर है वो इस चीज़ को डिनाई करना चाहता है। तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। हम सेकंड की बात करें, आई एम हैविंग मच प्लेजर, कि मुझे खुशी हो रही है अभी से। मेरे प्यारे बच्चों हैविंग की बात करें ना, हैविंग जब हैव के साथ आईएनजी लगता है तो हैव का जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है? पोजीशन के लिए होता है, यानी किसी चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए। लेकिन वही जब हम हैव के साथ आईएनजी यूज कर देते हैं तो इसका जो मीनिंग बन जाता है वो क्या बन जाता है? इंजॉय बन जाता है। तो कई बार आपने कई जगह पे देखा होगा आई एम हैविंग पिज्ज़ा ऐसा लिखा होता है, आई एम हैविंग दिस, आई एम हैविंग दैट, या समवन इज हैविंग दिस। यस, सही सोच रहे हो आप। तो जो हैविंग का मतलब क्या हो गया? एंजॉय करना किसी चीज़ को, राइट। हम थर्ड की बात करें, आई मे हैव मच प्लेजर। अब यहाँ पे मे क्यों आएगा? अब या तो आपको खुशी होगी या नहीं खुशी होगी, पॉसिबिलिटी का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये भी गलत है। ये जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा आई हैव मच प्लेजर, ये कंप्लीटली ग्रामेटिकल वे में परफेक्ट है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको इसका आंसर मिला होगा, आई हैव मच प्लेजर। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और राइट आंसर्स पे पहुंचना है। हमारा स्टेटमेंट क्या है? नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्ट्स मेड गुड देयर स्केप। यानी कि जितनी देर में पुलिस आई उससे पहले जो हमारे जो है ये जो चोर भाई साहब हैं ये भाग गए थे। ओके,
आपको एक बात समझनी है मित्रों कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला, जब कोई भी स्टेटमेंट एडवर्ब से स्टार्ट होगी, किससे बिगिन होगी? एडवर्ब से। यस और नो। अब एडवर्ब क्या होते हैं इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। आपको बस अभी ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी स्टेटमेंट एडवर्ब से स्टार्ट होती है, सो गाइज यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होगा? रूल ऑफ इन्वर्जन। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन, राइट। कि गाइज इसके अंदर क्या होता है कि लॉ ऑफ इन्वर्जन के अंदर कि हम लोग क्या करते हैं कि एडवर्ब को पहले लिखते हैं और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं एंड देन सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद आप जानते हैं मेन वर्ब वगैरह ये सब सेंटेंस का जो बाकी का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। नॉर्मल सेंस में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर अगर हम लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो ना करें तो जनरल स्टेटमेंट सेंटेंस की बॉडी कैसी होती है? आप बोलोगे सर जनरल स्टेटमेंट की जो सब्जेक्ट की बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया कि सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन गाइज जब हमारा लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होता है या यूँ कहें रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो होता है तो कुछ ये वाला स्ट्रक्चर हमारा स्टेटमेंट फॉलो करता है। एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि हमारे एडवर्ब कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो सेंटेंस है वो एडवर्ब से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इस बात को समझेंगे कि जो हमारी जो स्टेटमेंट है कुछ अगर वो सेल्डम से स्टार्ट हो, जैसे ये लिखा है नो सूनर, नो सूनर से हो, सेल्डम से हो, स्कैर्सली से हो, हार्डली से हो, राइट, नेवर से हो, ये सब हमारे क्या होते हैं एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं। जब इनसे स्टार्ट होते हैं तो हमारी पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। आप देखेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रहा है। तो इन्होंने लॉ ऑफ इन्वर्जन तो फॉलो किया है, लेकिन क्या ये ग्रामेटिकली भी ठीक है? तब बोलेगा नो सर ग्रामेटिकली तो गलत है। अब आप लोग सोच रहे हो सर ग्रामेटिकली क्या गलत है? आप देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिड का यूज़ किया गया है, और जब डिड का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि डिड ने ऑलरेडी इस चीज़ को डिनोट कर दिया कि ये पास्ट का है, और जब ये पास्ट का है तो हमें मेन वर्ब किस में रखनी पड़ती है? फर्स्ट फॉर्म में रखनी पड़ती है, तो डी नहीं आएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंदर डी ना आ रहा हो, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, तो जो हमारा ऑप्शन सेकंड है बिल्कुल करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी नो सूनर हो, ठीक है, ऐसे वर्ड हो जैसे कि लॉ ऑफ इन्वर्जन में भी तो गलतियां कहाँ करवाएगा? एक तो हमारा लॉ ऑफ इन्वर्जन में गलतियां करवाता है, इसने फॉलो कर रखा है, ये सही है। दूसरा कि डिड लगा के या हेड लगा के ये वाली जो फॉर्म है, इसे अगर हेड लगाएगा तो ये फॉर्म सेकंड फॉर्म कर देते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म करेंगे। अगर डिड लगा के इसको सेकंड या थर्ड फॉर्म कर देते हैं, उसको फर्स्ट करना पड़ता है, और हेड होता तो आपको इसको थर्ड करना पड़ता है। क्लियर है बात? दूसरी चीज़ क्या कि इस देन को चेंज करके वो लोग कैसे लिख देते हैं? THEN लिख देते हैं, और बच्चे कई बार इस चीज़ को कैचअप नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि देन यहाँ पे सही आएगा, सही है, राइट। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर से कहाँ कहाँ से एग्जामिनर एरर पूछ सकता है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और हम 6th क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हमारा 6th क्वेश्चन एक ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब। मेरे प्यारे बच्चों, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट की कोई भी काम आप जब रेगुलर बेसिस पे करते हैं, नॉट एंड डेली बेसिस, तो उसको क्या बोला जाता है? फिट्स एंड स्टार्ट बोला जाता है। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अलावा सक्सेसफुली, इनकम्प्लीटली, सडनली कोई एज अ एग्जैक्ट ईडियम की मीनिंग नहीं बना रहे हैं, राइट। तो कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट ईडियम नहीं बनेंगे इन तीनों वर्ड का यूज करके, अदरवाइज मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ। गाइस 7 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है कि जो भी ये अंडरलाइंड वर्ड है, इस अंडरलाइंड वर्ड से रिलेटेड बेस्ट कोई ऐसा वर्ड जो इस वर्ड से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम ऐसी मीनिंग बना रहा है, यानी हमको सिनोनियम बताना है। ओके, इस सुपरफिशियल वर्ड का सिनोनियम। मेरे प्यारे बच्चों, सुपरफिशियल वर्ड का सिनोनियम बताना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है। सो गाइस, सुपरफिशियल वर्ड का जो मतलब होता है कोई किसी भी चीज़ की ऊपरी नॉलेज, सतही नॉलेज, ऊपर ऊपर की नॉलेज, कोई गहराई नहीं हो उस चीज़ के अंदर, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल बोलते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी और एनीथिंग, किसी भी फील्ड में कोई ऊपरी चीज़ें जो ऊपरी नॉलेज है वो आपकी सुपरफिशियल होती हैं। तो जो यहाँ पे ये शैलो वर्ड है, शैलो का भी मतलब क्या होता है? लैक ऑफ डेप्थ इन नॉलेज। ओके, सो जो गिवन ऑप्शन हमारा शैलो है ये हमारा परफेक्ट आंसर है सुपरफिशियल का सिनोनियम। तो 8th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है, और मित्रों इसमें 4 पार्ट है, और इन चारों पार्ट में किसी एक में एरर होगा। इट इज़ हाई टाइम में हो सकता है इस पार्ट में, या थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट में। सो क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इसको बता सकता है? क्या आप ये सोच रहे हो कि सर कोई ऐसी चीज़ बता दो कि यार ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर पा रहे हो, राइट। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में।
इसे स्टार लगा लीजिए, डेफिनेटली पेपर में पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊं उससे पहले इस बात को समझ लीजिए कि अगर स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, इट इज़ टाइम, या टाइम की जगह पे मोमेंट भी लिखा आ सकता है, तो इसके बाद अगर कोई चीज़ आती है वो दैट से कनेक्ट होके, तो जो वर्ब आएगी इसके बाद वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हाई है और हमारे में हाई मिसिंग है। अब मेरे प्यारे बच्चों, या तो ऐसे हो, दूसरा टाइप क्या आता है हमारा, ये आता है कि इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम, राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, या ऐसे लिखा हो अप्रोप्रिएट टाइम। तो इनके साथ फिर जो वर्ब आएगी इसके बाद वो कौन सी आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यस और नो, इतनी बात आपको याद रखेगी। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ पा रहे होगे, बोलोगे सर ये तो मतलब फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, इट इज़ हाई टाइम लिखा है और इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए तो कौन सी आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म में आनी चाहिए। तो ये हमारा सेंड ना होकर सेंट आएगा। तो हमारा जो पार्ट था, ये जो हमारा पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में एरर है, ये वाला ये सेकंड पार्ट में लाई कर रहे हैं ना, तो पार्ट सेकंड में हमारा एरर है। दोनों रूल हमें क्लियर है। आप इसके अलावा कोई रूल है तो आप हमें बता दीजिए, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको दो बातें और याद रखनी है गाइज, कि पहली बात क्या, कि कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दी गई है, इट इज द, फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री है एंड देन टाइम लिखा हुआ है, राइट, या कोई नंबर दे दिया, ऑर्डिनल्स है, तो उसके बाद जो चीज आती है वो कैसी आएगी, पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, एक रूल और आपको याद रखना है, वो क्या, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विश लिखा हुआ है, या फिर सब्जेक्ट के बाद विश्ड लिखा हुआ है। ओके, तो इसके साथ जो आता है, सब्जेक्ट के साथ अगर विश लिखा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और अगर सब्जेक्ट के साथ विश लिखा हुआ है तो हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा, जो हमारा सेकंड पार्ट होगा। यस और नो, इसमें सेकंड पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सो आगे मूव करें। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, थर्ड रूल इसके अंदर, वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, छोटू सा, ये छोटू सा दिखेगा आपको अगर इस तरीके से लिखा है, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम है यहाँ पे। सो और उसके बाद कोई बातें होंगी, देन यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट होगी ना गाइस, उसमें सब्जेक्ट हमारा नहीं होगा। सब्जेक्ट अगर है तो आप उसको एरर मानेंगे, इस तरीके से लिखा होगा तो इट इज़ टाइम, और फिर सब्जेक्ट नहीं होगा तो लगेगा क्या, 2+V1। ओके, अगर ये लिखा हुआ है, अगर सब्जेक्ट है तो अभी आपको ऊपर बताया गया था कि अगर इट इज टाइम देन सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और अगर इट इज टाइम है और सब्जेक्ट मिसिंग है ऑलरेडी, मैंने क्या बोला, अगर ऑलरेडी सब्जेक्ट मिसिंग है, व्हाट आई सेड कि सब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मिसिंग है तो जो हमारे जो वर्ब के साथ हम कैसे डील करेंगे, 2+V1 लगा के डील करेंगे। यस और नो, इतनी बात क्लियर है। तो अभी मैंने आपको बताया था जब हाई टाइम होता है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो आने वाली वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म में होती है, तो ये वाला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म में यानी कि सेंट होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ऑर्थोडॉक्स, और इसका कंप्लीट मीनिंग आपको बताना है। आप सभी इस बात को जानते हैं, आप ऐसे बहुत सारे लोगों से पीड़ित भी होंगे जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थोडॉक्स कौन लोग होते हैं, वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, यानी जो पुराने विचारधारा के लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। जो पहले की एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस है उसको लेके बैठे हुए, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में आपको अपने विचार को दुनिया के साथ बदलने पड़ेंगे, दुनिया की ऊंचाइयों को छूने के लिए। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, बचपन में आपको कहा जाता था आपके करियर का पहला स्टेप क्लास 10th है, लेकिन अब आपके करियर का पहला स्टेप क्या है, आपकी ये जॉब के VS की SSSB की, और भी अगर कोई दूसरे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो जॉब, तो पूरी जान लगा दी इस जॉब को प्राप्त करने के लिए, और फॉरवर्ड स्टडीज आपकी सारी सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपको 9th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, भी ये वन वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको जो है एक वर्ड दिया गया है और इसकी मीनिंग आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे सर एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो सकता है, आप बोलोगे याद आ रहा है, किसको याद आ रहा है, बोलो याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सर याद तो आ रहा है, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियर होती है, अच्छे समझ में आती है, राइट, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट बोलते हैं। हम देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन है, आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड, यस, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो हमारा ये जो परफेक्ट आंसर क्या होगा एक्सप्लिसिट का, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्यूट क्लियर, ऑप्शन थर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्सप्लिसिट का एंटोनियम पूछता है, एंटोनियम, राइट, एंटो, या फिर बात करूँ अपोजिट वर्ड, तो इसको ऑब्सक्यूर आ जाता है पेपर में, इस बात को ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर वर्ड होता है जो उसका जस्ट अपोजिट होता है कि नॉट क्लियर, नॉट क्लियर,
एक वर्ड और होता है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब आपको ध्यान रखना है डिफिकल्ट टू, कोई भी ऐसी चीज जो रेडिकुलस हो। व्हाट? रेडिकुलस। अब यहाँ पे आपने एक और वर्ड सीखा, क्या? रेडिकुलस। सो रेडिकुलस हो यानी कि बेतुका, हास्यास्पद, मजाकिया, ऐसे शब्द, उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? एब्सर्ड हो जाएगी रेडिकुलस वाले की। ऑब्सक्योर मैंने अभी बताया, नॉट क्लियर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि इसका मतलब होगा ऑब्सक्योर का होगा। जो है ये हमारा अपोजिट वर्ड बेस्ड है, यानी एंटोनियम बेस्ड है, और इसमें आपको एक वर्ड दिया गया है फीकंट। फीकंट का एंटोनियम आपको बताना है। एबल टू प्रोड्यूस फ्रूट्स, या फिर इसको हम बोले यंग एनिमल्स, यानी कोई भी चीज या कोई मतलब यू नो व्हाट आई फेकंड मतलब कि कोई चीज उपजाऊ, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ उपजाऊ। प्रोड्यूस यंग चिल्ड्रन, यानी कि हम यंग चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए एबल हैं, फ्रूट्स में या यंग एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए एबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? फीकंड बोलते हैं। तो आपको इसका अपोजिट बताना है, स्टेराइल। स्टेराइल वर्ड क्या होता है? इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ, इसका मतलब होता है बांझ, यानी कोई भी ऐसा पर्सन, एनिमल या फिर ट्री जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को, यानी वो फ्रूट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर हम ट्री की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो यंग एनिमल्स को वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते आगे, ना ही वो फिर अगर ह्यूमन है तो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी जो है फीकंड मतलब प्रोड्यूस करना, और स्टेराइल मतलब क्या? प्रोड्यूस ना कर पाना। राइट? तो इसका जो करेक्ट इंटोनियम है वो क्या है? स्टेराइल है। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? मच मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ड का मतलब भी आपको पता चल गया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये वाला है, ये नहीं है। मैंने बस इसलिए टिक किया है ताकि आपको पता लगे, इसका मतलब मैंने बता दिया है। स्टेराइल का करेक्ट आंसर है। इनेन की बात मेरे करूँ मैं, इनेन का मतलब क्या होता है? सिली रिमार्क दिया तो आप इसको इन रिमार्क भी बोल सकते हो। और इसी के सिमिलर एक वर्ड होता है हमारा इननेटेड। ठीक है, मैंने क्या बोला? इसके सिमिलर एक वर्ड होता है हमारा इननेटेड। उस इननेटेड वर्ड का मतलब आपको समझना है, इननेटेड, इननेटेड, या इननेट भी बोलते हैं, कई बार डी नहीं रहता, इननेट बोलते हैं। तो ये ऐसी कोई क्वालिटी बाय बर्थ जो होती है ना हमारी, क्वालिटी बाय बर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? इननेट। वैसे इननेट का मतलब क्या होता है? यूजलेस, मीनिंगलेस। डिस्टेंट की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी दूर हो, पैसों में हो सकता है, डिस्टेंस में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी चीज़ की दूरी, अभाव। राइट? तो इसका परफेक्ट आंसर हमारा सेकंड है, फीकंड का स्टेराइल। फीकंड वर्ड हिंदी में जाऊँ, उपजाऊ, जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में काबिल हो, और स्टेराइल मतलब कि जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में असफल है, नाकाबिल है। क्वेश्चन 12 पे आ चुके हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है कि ये स्टेटमेंट गिवन है और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है। अगर इसके अंदर एरर नहीं होता तो इस तरीके से एक और फिफ्थ सेक्शन बनता और नो एरर होता। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर एरर नहीं है। एरर तो पक्का है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ किसी एक में। तो क्या होता है कि जो एक हियर होता है, हियर, ये अपने आप में एक स्टैटिक वर्ब है, और इसके साथ क्या होता है कि आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन कंडीशन होती है। अगर हम बात करें नेचुरल की, अभी आप सब बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं, और लेट से बाहर कुछ आवाज़ें हो रही हैं, या फिर मैं बात करूं कि अगर आपने गर्मियों का मौसम होता तो आप फ़ैन ऑन करके बैठे रहते, तो जो पैरों की खड़खड़ाहट, फ़ैन की खड़खड़ाहट, ये सारी चीज़ें हम जो सुनना चाहते नहीं है और हमें सुनाई देता है, तो नेचुरल सेंस में आता है। तो उसमें हम हियर के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन वही अगर स्पेसिफिक सेंस में आ जाता है हियर का यूज़, किस में? स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक सेंस कैसा हो सकता है? जब कोर्ट में जज क्या कर रहा है? आपकी बात सुन रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो वहाँ पे आप हियर नहीं लिख सकते, वहाँ पे हियरिंग होती है। यस और नो? तो यानी जब हियर को जब हम स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करते हैं, तो हियर ना आके क्या आता है? हियरिंग आता है। यस और नो? तो आप इस बात को समझ गए कि जो पार्ट थर्ड है वो एरर है। ये तो मैंने आपको एक बिहेवियरल वे में समझाया, लेकिन आप इस बात को समझिए, जब भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आती है, तो उस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ये बात क्लियर है? ये बात मैं आपको पहली वीडियो से समझाता हुआ आ रहा हूँ। तो हमारा जो हियर होना चाहिए वो क्या, हियर ना होकर क्या होना चाहिए? हियरिंग होना चाहिए। लेकिन यूजुअली हियर जो नेचुरल सेंस में क्या होता है कि यहाँ पे आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता है। स्पेसिफिक सेंस में हियर के साथ आईएनजी यूज़ की जाएगी। जैसे कोर्ट में जज हियरिंग कर रहा है, तो हियरिंग वर्ड मैक्सिमम वही होता है, या तो किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर हियर लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आईएनजी लगाना पड़ जाता है, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आती है तो उसके साथ हमें आईएनजी का यूज करना पड़ता है। और अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो जो हमारा जो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है तो वो ऑलवेज किस में कंसीडर किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। आई होप इस क्वेश्चन से जितनी इन्फॉर्मेशन निकल पा रही थी मैंने आपको सब बताने की कोशिश की है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ईडीएम है, और इस ईडीएम की हमें मीनिंग दी गई है, इन चारों में से कोई एक हमारा करेक्ट मीनिंग है, और आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। उससे पहले मैं इस ईडीएम को रीड कर लेता हूँ। बोला गया टू वाइप द स्लेट क्लीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूज़ किया जाता है कि हम पुराने गिले शिकवे मिटाकर, कई बार ऐसा होता है ना, कईयों के दोबारा कहीं किसी के पास जाते होंगे, बोलते होंगे
एक बार पुरानी बातों को भूल जाते हैं और एक बार फिर नई शुरुआत करते हैं। तो यही मतलब होता है। यस, अब आप ये सोचते हो सर आप मजाक क्यों करते हो ड्यूरिंग द क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ये मकसद होता है कि मैं आपको मजाक मजाक में चीज़ें हमेशा के लिए याद करवा दूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि टू वाइप द स्लेट क्लीन को आप दोबारा कभी भूल पाओगे। यस और नो। सो टू वाइप द स्लेट क्लीन का मतलब क्या हो गया कि हम पुराने गिले शिकवे को मिटाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऑप्शन को रीड करता हूँ। टू रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम वंस पाथ, गलत। टू मेकअप फॉर लास्ट फॉर्च्यून, आखिरी बाजी नहीं खेलेंगे हम। टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग, यस, दिस इज परफेक्ट। फर्स्ट भी हमारा फिर गलत हो जाएगा कि रिस्टोर की बात की जा रही है। जो हमें आंसर चाहिए था हमारा सेकंड ऑप्शन है। वर्ड दिया गया है और उसको अंडरलाइन किया गया है और आप मुझे पहले एक बार कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। क्या बोला गया है? ऑब्वियसली इसमें बोला गया है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उस अंडरलाइन वर्ड का जो बेस्ट सूटेड मीनिंग कौन सा है गिवन ऑप्शन के अंदर से। सी हैज सम रेदर कंटेंशियस व्यूज ऑन रिलीजन। ये जो वर्ड होता है कंटेंशियस, इसका मतलब क्या होता है? एक कॉजिंग डिसएग्रीमेंट, झगड़ा होना, टकराव होना, दो विचारों का टकराव होना, डिसएग्रीमेंट क्रिएट होना, ये होता है। तो आप देखेंगे जितने भी ये वर्ड है, सो फोर्थ ऑप्शन जो है ये बिल्कुल हमारे मीनिंग से मैच कर रहा है। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है ये करेक्ट आंसर है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कंटेंशियस रिलेटेड एक वर्ड है हमारा कैंटेंक्रस। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्या लिखा मैंने? कैंटेंक्रस, कैंटेंकरस। ठीक है जी। कैंटेंक्रस का मतलब क्या होता है? क्वेरलसम, क्वेरलसम, झगड़ालू। और कैंटेंग्रेंस भी का मतलब भी झगड़ालू होता है। दोनों ये एक दूसरे के सिनोनियम्स है और इसी वर्ड से ये बना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? छोटा सा वर्ड दिया गया है आपको, थिंक टैंक, और इस थिंक टैंक की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब पूछा गया है। अब आपको याद आया होगा कि भैया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब इस सबसे पहली बार पीएम बने थे तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन को क्या किया था, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? नीति आयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। और थिंक टैंक की बात की जाए तो कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होता है जो वो लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आइडियाज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं और किसी भी एक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने सजेशंस देते हैं कि उसे हम कैसे बेस्ट वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं या किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होगा। तो आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट अगर हम पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज वेस्टेड पावर्स टू ओवरसी एंड एसेस पॉलिसी मेजर्स, गलत हो जाएगा। हम सेकंड पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ब्रॉट टुगेदर टू डेवलप आइडियाज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, और हमने देखा यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो सर ने बताया वही ये मीनिंग दे रहा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बात ये भी याद रखनी है कि जो नीति आयोग है वो 3 इयर्स प्लानिंग पे काम करता है, और पहले जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो 5 इयर्स बेस्ड प्लान बनाता था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड का मतलब बताएं, जहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी या ग्रुप जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और नए आइडियाज़ का सुझाव देते हैं, नए आइडियाज़ नए चेंजेस को लाने का सुझाव देते हैं ताकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो पाए। तो अगर हम ऑप्शन 4 को अगर मैं डायरेक्टली रीड करूँ बाय हिट एंड ट्रायल की, चलो मैं ऑप्शन 4 से शुरू करता हूँ, पहले मैं ऑप्शन 1 से शुरू करता था, तो मैं देखूंगा कि जो चीज़ मैंने बोली सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे, थिंक टैंक की बात की जाए या फिर ब्रेन स्टॉर्म की, ये थियोरटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपको इनका मीनिंग पता है, वो मीनिंग मैंने आपको बताई, तो आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको ये अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ और इस अंडरलाइन पार्ट को हमें करेक्ट करके लिखना है। अगर ये गलत है तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि इसमें नो इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी टेंस के लास्ट में लास्ट वीक लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है, राइट, इस तरीके से, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्सप्रेशन देता है। किसका देता है? पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के बाद। अगर वह पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अगर वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो हम डिड का यूज़ करते हैं। जो हमारा ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल सही आंसर है। वाज डाइंग गलत हो जाएगा, इज डेड, हैज डेड ये भी गलत है। आपको ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमने कैसे डिसाइड किया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लगेगी। मैंने ये चीज़ देखी कि लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, यस्टरडे हो, तो ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट को। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है, आप इस बात को देखिए, पहला जो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप, सी गोज शॉपिंग टू एन एवरी अपॉर्चुनिटी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करता हूँ, नॉट पर्सनल बट नॉलेजेबल। आप इस बात को समझेंगे कि एक एक्सप्रेशन होता है इडियम, एट एवरी अपॉर्चुनिटी। बेसिकली आपसे इडियम पूछा गया है इसके अंदर, और इडियम के अंदर ही एरर दिया गया है, एट एवरी अपॉर्चुनिटी।
मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हेन एवर पॉसिबल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद जाते होंगे या उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया जाता होगा किसी और के द्वारा। तो ये एट एवरी अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेशन होता है। इसका मतलब ये होता है और हमें शायद यही एक्सप्रेशन देना है कि वो जो है शॉपिंग पे कब जाती है, जब जब पॉसिबल होता है। जब भी पॉसिबल होता है भाई बैग उठाए और निकल ली। तो आप देखेंगे यहाँ पे एट एन एवरी अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए था? एट एवरी अपॉर्चुनिटी। तो ये तो गलत है, ये बात पक्की है। तो आप देखिए एट एवरी अपॉर्चुनिटी हमारा ऑप्शन सेकंड है, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ओके, बट मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी एग्ज़ाम पे ध्यान दें। डू नॉट गो शॉपिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी। ओके, बोला गया इट इज इंस्टिंक्ट व्हेन टू बिगिन देयर माइग्रेशन। फिलअप्स क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको ऑप्शन को रीड करना है। दैट टोल्ड द बर्ड्स, दैट टेल्स द बर्ड, दैट वाज टेलिंग द बर्ड्स, दैट इज टेलिंग द बर्ड्स। आप इस बात को जानते हो कि माइग्रेशन बर्ड्स कब करती हैं? आप कह सकते हो बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं, कुछ हमारे जो जो वाटर स्पीसीज़ हैं वो ऐसे हैं कि ईयर में कुछ टाइम जब वो लोग कह सकते हो कि एक न्यू जनरेशन को जन्म देने वाले होते हैं, या फिर पानी, फूड, वाटर, शेल्टर की तलाश में एक कि वो क्या करते हैं कि वो अपने वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। उस प्रोसेस को माइग्रेशन कहा जाता है और उनको पता लग जाता है कि माइग्रेशन पे कब जाना है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ इंस्टिंक्ट दैट टेल्स द बर्ड्स व्हेन टू बिगिन देयर माइग्रेशन। ओके, और आप इस बात को समझेंगे कि प्रेजेंट में है, बाकी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो पास्ट एक्सप्रेशन दे रही है, तो हमें प्रेजेंट वाला ही चूज़ करना है। और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये चीज़ तो बार बार होती है, एक टाइमलेस स्टेटमेंट है, हर साल होती है। ओके, हरी ऑलवेज लेंट अ सिंपैथेटिक ईयर। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और मैंने आपको आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो में आपको बताया था कि अगर दो पास्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, अगर दो पास्ट एक्टिविटीज़ हैं और वो कनेक्टेड हैं, तो एक अगर पास्ट इंडेफिनिट से है तो दूसरी पास्ट किससे होगी? पास्ट परफेक्ट से होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट से वो काम होता है जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। जो रिसेंट मतलब कि दो एक्टिविटी हैं, जो एक्सट्रीम पास्ट है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट से करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है, जो पहले हुआ है वो तो पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट से लेंगे। राइट, तो हरी क्या करता है? हरी ऑलवेज लैंड से आपने देखा कि लैंड की जो सेकंड फॉर्म क्या है? लेंट है। लेंट है, तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं आएगा। राइट सर, प्रेजेंट के ही बाकी आप देखेंगे बाकी सारे स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट के हैं, पहला ही जो है हमारा पास्ट का है। तो इसमें आपको ज़्यादा साइंटिफिकली सोचना भी नहीं है, तीनों ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इफ़ यू हैड एनी प्रॉब्लम्स। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे, जो हमने दो डिफरेंट पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सो आई होप आप इसको फ्रूटफुल बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।